Welcome to SN Chaudhary Physics classes at BD Gurukul. Today, I am going to discuss dual nature of radiation. आप सभी बच्चों का BD गुरुकुल में स्वागत है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चैप्टर के आज हम डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन करने जा रहे हैं। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और यदि आपको हम पहले भी बताए हैं, जिनके 2 और 3 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बराबर 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में आते हैं। इन्हीं में से एक हमने आपको पहले बता दिए थे, आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब आपके क्लास छूट गए हो तो आप पिछले वीडियो पर चले जाओ, देख लेना लिंक से। और यदि नहीं तो इससे आगे देखो, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन का हम कर रहे हैं। यहाँ पर 2 क्वेश्चंस है। कहने के लिए ये बहुत हल्का हल्का टॉपिक्स है, लेकिन बुक वाले ने इस तरह से एक्सप्रेशन दिए हैं, प्रेजेंटेशन दिए हैं, जो बच्चे इसमें प्रॉब्लम फील करते हैं। तो मैंने आज इसी को यहाँ पर करने का प्रयास किया है। और सभी बच्चे ज्वाइन बटन भी मुझे मिला हुआ है, आप लोग ज्वाइन करो जिससे कि मैं नीट का क्लास चालू कर सकूं। और नीट के क्लास में 2-4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन, जितना देर आप लोग कहोगे, आधे घंटे 1 घंटे, हम लाइव क्लास के रूप में देंगे। और लाइव क्लास वही बच्चा देख सकता है जो नीट के ज्वाइन बटन ले रखे हैं, क्योंकि वो नेट का स्पेशल क्लास हमारा होगा। और ये चैप्टर कितना हल्का है, जबकि ये मॉडर्न फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। जब भी आप नीट के जेई के पेपर दोगे तो हर पेपर में इनमें से क्वेश्चंस लाना गारंटी है। इसलिए तब तो भाई मेहनत भी कम और मार्क्स भी ज्यादा, तो हम इसी पर क्यों नहीं अटेम्प्ट करें। सीबीएसई के हिसाब से देखते हो तो जब फुल सिलेबस आता था तो यहाँ पर 4 मार्क्स के क्वेश्चंस होते थे। अब समझ लो इतना छोटा सा चैप्टर आज चौथे लेक्चर में ये खत्म होने वाला है। जो 4 लेक्चर 5 लेक्चर में खत्म हो जाए, 4 नंबर 5 नंबर दे दे तो आराम से कर लें। दूसरे चैप्टर में जाते हो तो बड़ी डिटेल से डेरिवेशन है, लिखते रहो, तब जाके 5 नंबर 7 नंबर का चैप्टर बनता है। इसलिए इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से देखो, और ध्यान से देखने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं फील होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम्स है तो आप फौरन कमेंट करो, मैं उनका जवाब दूंगा विदिन 24 आवर्स। अब इसी में देखो, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन हम आपको पहले भी बता दिए थे। कुछ साइंटिस्ट हमारे थे फिजिस्ट, जिन्होंने लाइट के पार्टिकल नेचर बताया। कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने वेव नेचर बताया। आपस में वर्ल्ड के साइंटिस्ट फिजिक्स 2 पार्ट में बटे हुए थे, कुछ इनके सपोर्टर थे, कुछ उनके सपोर्टर थे। लेकिन लास्ट में 1924 इन 1924 डी ब्रॉगली एक्सप्लेन्ड, प्रूव्ड डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। कहने मतलब रेडिएशन के 2 नेचर होते हैं, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी। कभी ये पार्टिकल की तरह काम करते हैं, कभी ये वेव की तरह काम करते हैं। इस तरह से कुछ फेनोमेना जो है वो पार्टिकल के आधार पर प्रूफ हो जाते हैं, और कुछ फेनोमेना जो है वो वेव के आधार पर प्रूफ होते हैं। कुछ फेनोमेना ऐसे हैं जिन्हें हम पार्टिकल के आधार पर भी प्रूव कर सकते हैं और वेव के आधार पर भी प्रूव कर सकते हैं। आ रहे हैं बेटे समझ में? जी। हाँ, अब देखो यहाँ पर हेडलाइन में डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन का पहला पॉइंट, radiation sometimes behave as a wave and sometimes as a particle. That is, radiation has dual nature. In other words, radiation sometimes behave as a wave because some phenomena like interference, diffraction, polarization can be explained on this basis, and sometimes as a particle, sometimes as a particle, it means it be explain the particle nature of radiation or light. For this phenomena like Crompton effect, photoelectric effect, Stark effect can be explained on this basis only. That is, radiation has dual nature. इस तरह से कुछ फेनोमेना है जैसे कि इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है, वेव के आधार पर ही प्रूव किए जा सकते हैं। कुछ फेनोमेना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट, क्रॉम्पटन इफेक्ट, जो रेडिएशन पार्टिकल नेचर के आधार पर प्रूव किए जा सकते हैं।
इस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया रेडिएशन के दोनों नेचर होते हैं, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी। सेकंड पॉइंट में देखो आप इसके द वेरियस फेनोमेना जो हमने बताया है सब ए टू एड, देखो ये एक लेक्चर की तरह ही नहीं काम करेगा, ये नोट्स की तरह भी काम करेगा। और इसके फॉर्मूला को एक जगह जमा कर लेते हो तो आपके नीट में, जेई में, सीबीएसई में कहीं भी जाओगे, कोई भी क्वेश्चन दोगे, ये क्वेश्चन आपसे छूटेंगे नहीं। इसलिए इन फेनोमेना को जरा आप ध्यान देना और हर फेनोमेना को केयर करो। अब इसी के सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट में आ जाते हैं आपके वेरियस फेनोमेना related to radiation can be divided into three categories. थ्री कैटेगरीज में फेनोमेना को डिवाइड किया गया। पहला, these are phenomena like interference, diffraction, polarization, etc., which can be explained on the basis of electromagnetic wave nature of radiation only. कहने का मतलब इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन को आप केवल वेव नेचर के आधार पर प्रूव कर सकते हो, क्योंकि ये माइक्रो फेनोमेना है जिसे हम नेकेड आई से देख ही नहीं पाते हैं। दूसरी फेनोमेना है द फेनोमेना लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, etc., कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम नेचर ऑफ रेडिएशन ओनली, दैट इज पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशंस। अब कहोगे सर ये दोनों तो बट गए, फिर कुछ फेनोमेना ऐसे हैं जो दोनों के आधार पर प्रूव्ड होते हैं। तो थर्ड पॉइंट, द फेनोमेना लाइक रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट या रेडिएशन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ आइदर ऑफ वेव नेचर और ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन। जैसे रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, लाइट स्टेट में चलते हैं। रिफ्लेक्शन, लाइट टक आया और टकरा के लौट गया, रिफ्लेक्शन। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रिफ्रैक्शन कैन भी रिफ्लेक्शन कहलाते हैं। इस तरह के जो फेनोमेना है जिसे हम पार्टिकल नेचर के आधार पर भी प्रूव कर पाते हैं और वेव के आधार पर भी प्रूव कर सकते हैं। इस तरह से डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन का आपने इंट्रोडक्टरी देख लिया। अब ये सारी बात डी ब्रॉगली ने किए थे, तो डी ब्रॉगली ने अपना हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस होता है थ्योरी या सिद्धांत, उन्होंने दिया। देखो, तो अब आपसे पेपर में यही पूछे जाते हैं, स्टेट डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस। ध्यान देना, ऊपर वाला जो पढ़े हो 1 मार्क्स क्वेश्चन में इंट्रोडक्टरी में आ गए, और डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस यहाँ से स्टार्ट का है। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, according to de Broglie hypothesis, a moving material particle sometimes acts as wave and sometimes as a particle, or a wave is associated with moving material particle which control the particle in every respect. The wave associated with moving particle is called matter wave, wave or de Broglie wave. इसके आधार पर इन्होंने ये wave whose wavelength called de Broglie wavelength is given by lambda equal to h upon p भी लिख सकते हो और m भी लिख सकते हो। अब इनका पूरा एक्सप्लेन देखो, इन्होंने कहने का मतलब क्या था। A moving material particle sometime acts as, यहाँ कर्सर देखना, acts as a wave and sometime as a particle। कहना मतलब जो कोई भी बॉडी हम मूव कराते हैं तो कुछ समय वेव की तरह काम करता है, कुछ समय पार्टिकल की तरह। जब वे और ए वेव इज एसोसिएटेड विद, और जो भी मूविंग पार्टिकल है उनसे वेव है, व्हिच कंट्रोल द पार्टिकल इन एवरी रिस्पेक्ट, और ये वेव पार्टिकल के मोशन को कंट्रोल करता है। द वेव एसोसिएटेड मूविंग पार्टिकल, जो वेव इससे एसोसिएटेड है, इसको हम मैटर वेव भी कहते हैं, डी ब्रॉगली वेव भी कहते हैं, जिसकी वैल्यू लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p भी लिख सकते हो, और p इक्वल टू m भी जानते हो, मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, तो लैम्डा इक्वल टू h अपॉन m भी लिख सकते हो। अब कहोगे सर ऐसा कोई होता है कि नहीं होता है। देखो बेटा, हमारा जो स्टडी है कंपैरिजन करके पढ़ो। कंपैरिजन करके पढ़ने में हम अपने सराउंडिंग में कुछ बातें ऐसे हैं जिसे दिखाएंगे तो कंपैरिजन हो जाएगा,
और वो फिर बातें याद रहते हैं। कंपैरिजन के तौर पर आपने देखा होगा कि कई देवी देवता हमारे हिंदुस्तान में, जो देवी देवता है या गॉड हैं, या जिनको ईसा मसीह हैं, या हिंदू देवी देवता है या मुस्लिम देवी देवता, जहां भी देखते हो वहां एक लाइट सी चारों तरफ निकालता है। उनके शरीर के बॉडी के ऊपर से ये वेव से निकलते हैं। आप जनरल भाषा में पूछोगे तो कहेगा भाई इन ऋषि मुनि से या इस गॉड से तेज निकल रहे, स्पिरिचुअल रेज निकल रहे। अब इसी से अंदाजा कर लो, जो हमारे जो पूर्वज थे हिंदुस्तान के, वो इसके बारे में जानते थे। आज हम डी ब्रोगली के आधार पर यदि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से किसी आदमी का फोटोग्राफ लेते हैं तो उस आदमी के फेस के चारों तरफ ये वेव सा बन जाता है। इसका मतलब ये वेव जो है हर बॉडी से निकलते हैं, हमारे बॉडी में, ब्रेन में काम होते रहते हैं, हर पार्टिकल मूव करते रहते हैं, अपना अपना काम करते रहते हैं, तो उनसे भी रेडिएशन हो रहा है। इसलिए हमारे आपके जो भी हैं सबसे वेव निकलते रहते हैं। यदि हम पूरे बॉडी का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से फोटोग्राफ लें तो उसके बॉडी में सिर पर तो इतना चौड़ा लाइट रहेगा, पूरी बॉडी पर हल्की सी लाइट रहेगी। ये हमारा वही वेव है जिसे फिजिक्स में डी ब्रोगली ने 1924 में दिखाया। अकॉर्डिंग टू हिम, एवरी मूविंग बॉडी हैज every moving body associated with a wave called matter wave, and it was discovered by de Broglie, so it is also known as de Broglie wavelength wave. अब इसके आधार पर where h is Planck's constant and m and v are mass and velocity of the particle respectively. अब इसके आधार पर इन्होंने ये थ्योरी दे दिया। अब पेपर में आपके आते हैं जी भाई, स्टेट डी ब्रोगली हाइपोथेसिस एंड प्रूफ या डिराइव, प्रूफ करके दिखाओ या डिराइव करके। अब इसका यहां पर है डेरिवेशन ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ a radiation of frequency nu and wavelength lambda is given by E equal to h nu। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में क्वांटा का एनर्जी या फोटोन का एनर्जी हम क्या जानते हैं, E equal to h nu, where h is a Planck's constant. Now, if photon is considered to be a particle, यदि मान लो इस लाइट जो निकलते हैं, फोटोन जो निकलते हैं, तो उसके मास को हमने m मान लिया, समझ लिया ये पार्टिकल की तरह बिहेव करता है तो मास होगा। एंड एनर्जी एसोसिएटेड विथ इट अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन्स मास एनर्जी रिलेशन, यदि उसका मास ये है, m है, इसमें एनर्जी आइंस्टीन के आधार पर क्या हो जाएगा, E इक्वल टू mc स्क्वायर। कहने मतलब वही एक फोटोन पार्टिकल है, जैसा प्लैंक्स क्वांटम के हिसाब से एनर्जी हो गया E इक्वल टू h nu, और आइंस्टीन के हिसाब से एनर्जी हो गया E इक्वल टू mc स्क्वायर। दोनों एनर्जी ही है, दोनों इक्वल होते हैं, तो दोनों को हमने इक्वल कर दिया। अब बुक वाले यहीं से गलती करते हैं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में रास्ता बदल देते हैं। आप mc स्क्वायर इक्वल टू h nu लिखा, हमें तो m चाहिए, मोमेंटम निकालना है, m इक्वल टू h nu अपॉन c स्क्वायर। Since each photon moves with same velocity of light c, हर एक फोटोन का जो मूव्स है, स्पीड है, वेलोसिटी है, c है, therefore momentum of photon p is given by, आप सिंपली h nu upon c स्क्वायर निकाला, तो मोमेंटम में क्या जानते हैं, मास इनटू वेलोसिटी, तो मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, दैट इज p इक्वल टू m इनटू c। अब m की जो वैल्यू निकाला था बेटा h nu upon c स्क्वायर, वो आप यहाँ पुट कर दो, ये हमने पुट कर दिया, तो सी स्क्वायर और सी में कट गए हैं, यहाँ सी बच गया, हमें P इक्वल टू एच nu अपॉन सी बच गया। अब इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, C इक्वल टू, अब यहाँ पर उल्टा सीधा हम क्या करें, हम C की वैल्यू नू लेमडा जानते हैं, तो नू लेमडा हमने लिख दिया, ये नू और ये नू फ्रीक्वेंसी दोनों कैंसिल हो गया, तो P इक्वल टू क्या हो गया, H अपॉन लेमडा, और मुझे लेमडा निकालना है, तो इंटरचेंज कर दिए, लेमडा को यहाँ रखे, P H lambda equal to h upon p. De Broglie assumed that equation 4 is equally support, yeah, suitable to both the photon radiation on
other material particles। इसका मतलब इन्होंने बताया ये जो हमारा इक्वेशन है लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, ये फोटोन के लिए भी सही है और मटेरियल पार्टिकल्स के लिए भी सही है। यहाँ तक डेरिवेशन समझ में आ गया बेटा? जी। अब इसी आधार पर अब आगे का देखो। देखो मोस्टली बच्चे ये लर्न करके चले जाते हैं, आजकल टीचर भी थोड़ा धूर क्या कहें, देखते हैं सारे बच्चे इसी को रट के आते हैं, इसी को रट के आते हैं, या आइंस्टीन इक्वेशन, तो थोड़ा इसी के आधार पर चेंज कर दे, पैटर्न रहेगा यही सब कुछ, लेकिन थोड़ा पैटर्न बदल दे। पैटर्न बदलने में ऐड कर देगा क्वेश्चन। भाई मटेरियल लाता तो क्या करते, तो हम पी की जगह पर एम भी लिख देते, काम खत्म। देखो, इफ मटेरियल पार्टिकल ऑफ मास m is moving with velocity v, then momentum of particle p equal to mv। According to de Broglie hypothesis, the wavelength of wave associated with moving material particle is given by lambda equal to h by p, और p की जगह पर हमने mv लिख दिया। ये मटेरियल मीडियम के लिए हो गए, पार्टिकल के लिए हो गए। जैसे कोई बॉडी, आपने एक स्टोन का टुकड़ा फेंका या कोई पत्थर फेंका, तो उसके ऊपर आप ये देख सकते हो। और इसी पर इंफ्रारेड रेडिएशन के आधार पर आपने देखा होगा जो क्रिकेट बॉल में बॉल फेंकते हैं तो बताते हैं अभी स्पीड 140 है, अभी 130 है, स्पीड दिखाते देखे हो ना भाई? जी। हाँ, तो वो वहां पर इंफ्रारेड रेडिएशन और इसकी मदद से ही वो पता करते हैं। अब इसमें स्पेशल केस देखो, लेमडा इक्वल टू एच बाई पी, एच इक्वल टू एच अपॉन एम भी। स्पेशल केस, जैसे हम बैठे हुए हैं या आप बैठे हुए हो या रुके हुए हो, इफ v इक्वल टू जीरो, वेलोसिटी जीरो है, मैंने बॉडी रेस्ट में है, तो लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम भी, एच अपॉन एम, v की जगह पर जीरो पुट के एच अपॉन जीरो, दैट इज इन्फिनाइट। कहने मतलब इनसे जो वेव निकलेगा वो इन्फिनाइट वेवलेंथ होगा। लेकिन यदि आपके इफ v इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब वेलोसिटी हम इन्फिनाइट कर दें, तब लेमडा क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन हमारे पास इससे ये पता चलता है, इट मीन्स द waves are associated with material particle only if they are in motion। इसका मतलब वेव तभी होगा जब वो पार्टिकल मोशन में होगा। और सेकंड पॉइंट इसी में देखो, द मटेरियल पार्टिकल मे बी चार्ज और अनचार्ज, बट व्हेन इट इज इन मोशन द वेव आर एसोसिएटेड व्हिच आर इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। चाहे मटेरियल कोई चार्ज बॉडी है या चार्ज पार्टिकल्स है या मटेरियल है, जो भी अनचार्ज है, तो उनमें वेव तभी होगा जब वो मोशन में होगा। It means de Broglie wave cannot be electromagnetic wave in nature because EM wave are produced by motion of charge particles। और हम क्या जानते हैं, EM wave में पढ़ चुके हो, एक्सेलरेटेड चार्ज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर EM wave। यहाँ तो एक्सेलरेटेड चार्ज नहीं, क्योंकि यहाँ तो अनचार्ज से भी निकलता है और चार्ज से भी निकलता है, इसलिए इट इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। D. Since the position of wave cannot be located exactly, wave का position accurate, point number D देखना बेटा, कर्सर देखो। Since the position of wave cannot be located exactly, so the wave nature of material particles introduces the problems of particle location। अब वेव का एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता चलता है, इसलिए मटेरियल पार्टिकल का पोजीशन भी पता करना मुश्किल है। इस केस में it means a wavelength of a wave associated with moving particle defines a region of uncertainty within which the whereabout of particles are unknown। The schematic diagram देखो यहाँ पर, the schematic diagram of a de Broglie wave is in figure। कहने मतलब यहाँ पर पार्टिकल जो है, इनसे जो एसोसिएटेड वेव है, तो वेव का एक्यूरेट लोकेशन नहीं पता कर सकते हैं, जिसके कारण हम लोकेशन ऑफ पार्टिकल पता करना भी मुश्किल है। तो उस कंडीशन में हम कह देते हैं ये अनसर्टेनिटी है, इसी रीजन में होगा, लेकिन यहाँ है कि यहाँ है, ये दैट इज नोन एज हाई अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल।
गिवन बाय हाइजेनबर्ग। अब यहाँ पर देखो, इसके बाद यहाँ तक तो बच्चे लर्न करके आ जाते हैं या छोटे छोटे क्वेश्चंस में आ जाते हैं। तो डी ब्रोगली के आपके नेक्स्ट जो है इसी वेव के आधार पर कुछ फॉर्मूला है। अब आपसे कहा जाएगा स्टेट डी ब्रोगली वेवलेंथ hypothesis and establish relation between de Broglie wavelength and temperature। de Broglie wavelength और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन दिखाओ। अब यहाँ बच्चे करके नहीं जाते हैं। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम के से शो करते हैं, ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मैटर एट ए गिवन टेम्परेचर टी इज गिवन बाय के इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 स्मॉल के इंटू टी। स्मॉल के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और कैपिटल टी जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। के इक्वल टू 3/2 के टी ये होता है काइनेटिक एनर्जी, वेयर स्मॉल के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इफ ए पार्टिकल ऑफ मास m moving with velocity v, then its kinetic energy is given by k equal to half mv square। तो टेम्परेचर के हिसाब से काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या हो गया बेटा, ये हमारे पास k इक्वल टू 3/2 kT। और काइनेटिक मैकेनिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर 1/2m, m से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, तो देखो 1/2m और ये m स्क्वायर v स्क्वायर बन जाएगा। m स्क्वायर v स्क्वायर को ब्रैकेट में डालें अपॉन में 2m, और m भी इक्वल टू p होता है मोमेंटम, तो p स्क्वायर अपॉन 2m। ये हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए p स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 2m k, ये हमारे पास p स्क्वायर की वैल्यू निकल गई। अब p का वैल्यू निकालेंगे तो √2m k। पुटिंग द वैल्यू ऑफ k, हमने जो k ऊपर निकाले थे 3/2 स्मॉल k इंटू कैपिटल टी, वो यहाँ पुट कर देते हैं, बस काम खत्म। तो p इक्वल टू 2m और 3/2 स्मॉल के टी हमने लिखा, 2 और 2 कट गया, तो देखो 3m kt, यही क्वेश्चन नीट में पूछा गया है, वहां एक्सप्रेशन दे दिया है, कहता है बताओ कौन सा सही है। तो p इक्वल टू 3m kt। अब आपके वेवलेंथ में क्या जानते हो, वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू h/p, तो p की जगह पर ये वैल्यू पुट कर दो, देखें एकदम आसान तरीके से। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ मूविंग पार्टिकल इज लैम्डा इक्वल टू h/p, तो p की जगह पर 3m kt पुट कर दिया। हो गया बेटा डेरिवेशन। हाँ, तो इस तरह से आराम से ये बनाओगे तो आपके कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगे और आराम से सब कुछ समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट अब एक और रह गया है इसमें, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, और ये जो मूव करते हैं एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो जब ये इतने स्पीड से मूव करते हैं, इसका स्पीड नियर अबाउट लाइट के स्पीड के बराबर होता है, 1.1 इंटू स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, तब तो इससे भी वेव निकलते होंगे, वो वेव इसके मोशन को भी कंट्रोल करता होगा। तो इसके आधार पर जब हम डेरिवेशन निकालते हैं तो देख लो, कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज E and mass m, let v be the velocity acquired by an electron when accelerated from rest through a potential difference v। मान लो यहाँ इलेक्ट्रॉन था, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस v है, तो जैसे इलेक्ट्रॉन रखेंगे तो ये नेगेटिव है, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इस पर फोर्स लगेगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, इसको हम एक्सेलरेट किए, तो इससे मूव करेगा तो मीन्स काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा। तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी 0 था, अचानक बढ़ गया तो हाफ mv स्क्वायर हमने लिखा। और पोटेंशियल के द्वारा जो वर्क होता है W इक्वल टू Q इंटू V, यहाँ पर हमने लिखा वर्क डन ऑन इलेक्ट्रॉन Q इंटू V, Q की जगह पर इलेक्ट्रॉन पुट कर दो बेटा V, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमारा हो गया वर्क डन। यही वर्क डन तो आपके काइनेटिक एनर्जी के रूप में दिखाई पड़ा, दोनों को इक्वल। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, गेन इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन ऑन द इलेक्ट्रॉन, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन ऑन इलेक्ट्रॉन EV। अब हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू EV,
यहाँ पर वी स्क्वायर हम निकालते हैं तो 2 इधर आ गया, एम नीचे आ गया, 2 ईवी अपॉन एम। अब वहां पर बुक में बेटा यही स्टेप सब जंप कर जाते हैं तो बच्चे फॉलो नहीं करते हैं। v इक्वल टू रूट अंडर 2 ईवी अपॉन एम हमने नोट कर दिया। आगे बेटा समझ में यहाँ तक? अब आपको जी 2 ईवी अपॉन एम मालूम है, वेलोसिटी मालूम है, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ में मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन यही निकाल देते हैं, मास इनटू वेलोसिटी। मास m है, ये वेलोसिटी 2 ईवी अपॉन एम हमने पुट कर दिया। ये पुट करने से देखो, अब यहाँ पर बच्चे फिर बुक वाले शॉर्ट मार देते हैं, डायरेक्ट रिजल्ट लिखते हैं, लेकिन आप नहीं, m इंटू रूट अंडर 2 ईवी अपॉन एम, ऊपर का रूट ऊपर ही, नीचे का रूट ये। अब रूट m से रूट m को कट किए तो रूट m मिल गया। तो देख लो, रूट m और रूट 2 ईवी ये आ गया भीतर में, रूट अंडर 2 m ईवी पी निकल गया। अब ये जो निकल गए तो वेवलेंथ इक्वल टू h बाय पी जानते हो। इफ lambda is the de Broglie wavelength associated with the electron, then lambda equal to h upon p। h upon p हो गया। अब p की जगह पर lambda equal to h upon 2 m ev, ये इलेक्ट्रॉन जो चलते हैं उसके वेवलेंथ हो गया। दिस इज सब्स्टिट्यूटिंग द स्टैंडर्ड वैल्यू। यदि इसमें हम सभी की वैल्यू पुट कर देते हैं तो रिजल्ट देखो क्या आता है, lambda equal to h का वैल्यू 6.63 इंटू 10 पावर माइनस 34, 2 इंटू रूट नीचे में अपॉन में 2 इंटू इलेक्ट्रॉन के मास को हम 9 मान लेते हैं, 9.1 होता है, इंटू 10 पावर माइनस 31, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, इससे अभी वैल्यू पुट कर देना। और बाय सॉल्विंग, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, रिजल्ट याद करो 12.27 इंटू 10 पावर माइनस 10 अपॉन ये V फॉर वोल्टेज यहाँ निकल गया। अब इसी से पता चल गया यदि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ जाए, घट जाएगा। और ये रिलेशन आ गए। इसी को 10 पावर माइनस 10 को 1 एंगस्ट्रॉम कहते हैं, तो इसी को हम याद रखते हैं 12.27 अपॉन रूट अंडर कैपिटल V एंगस्ट्रॉम। ये आपका निकल गया इलेक्ट्रॉन जो मूव करते थे उनके वेवलेंथ के बारे में। यहाँ तक ये आपके हो गए। अब देखो बेटा, अब आपको ही नहीं, हम उन सभी बच्चों को भी कहते हैं, ये लेक्चर जो है नोट्स की तरह भी काम करेगा। लेक्चर की तरह आप अपना टीवी या मोबाइल ऑन करो और ऑन करके उस पर से ये टोटल का टोटल डिटो लिख लो। ऐसे ही पेपर में लिख दोगे तो ये नोट्स की तरह काम किया। सुन रहे हो एक्सप्लेनेशन, तो ये लेक्चर की तरह भी काम करता है। और इस तरह से आपको वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल है, तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करो। साथ साथ मैं उन सभी बच्चों को जो नीट की तैयारी करते हैं 2022 के लिए, 2022 के लिए 2022 के लिए में अपियर होने के लिए, उस सभी बच्चे हमारे ग्रुप में ज्वाइन करें। और उनका हम जैसे यहाँ क्लास ज्वाइन करते हैं तो हम यहाँ पर नीट का क्लास, लाइव क्लास चालू करेंगे, जिसमें केवल नीट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है कैसे पूछे जाते हैं, उन पर कौन कौन से फॉर्मूले बनते हैं, किस किस फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, देखो बेसिक वही रहेगा, उसको तोड़ तोड़ के अलग अलग पार्ट में बना के बनाना है। ये हम पूरा पूरा करेंगे, इसलिए आप सभी बच्चे ज्वाइन बटन जरूर करना। थैंक यू।